पुराने टाइम में क्लाइमेट चेंज के किस प्रकार के ट्रेंड थे सर, और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से? जो पीरियड में रहते हैं वो एक इंटरग्लेशिएशन पीरियड। जब हमने खेती करना शुरू किया तो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो एक बहुत लंबे चौड़े स्तर पे नहीं था, उससे आपके जो पर्यावरण था उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और वो पीरियड हम मोटे तौर पे जैसे 1750 के आसपास यूरोप में ही शुरू होता है, हमारे यहाँ तो बाद में आया है। तो उसके बाद का जो पीरियड है उसमें बहुत तेजी से जो है हमने जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, एक तरह से इंटरवेंशन उसमें शुरू कर दी। बिल्कुल सर। जो जीवाश्म ईंधन जो है, कोयला है, पेट्रोलियम है या जो नेचुरल गैस है, इनका जब से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया उसके बाद जो है से ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रिलीज हुई, तो वापिस जो आने वाली जो एनर्जी है उसकी मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से आपका पृथ्वी की सतह का तापमान जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता हो गया, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग जिसको ये कहते हैं। मैन मेड क्लाइमेट चेंज का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एंथ्रोपोजेनिक या मानवकृत जो है क्लाइमेट चेंज है। चेंज के तो रिजल्ट्स इतने बढ़ाया हुआ है कि पीछे तो जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी आई है और भी कई सारी स्टडीज आई हैं, वो ये बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। और सी लेवल राइज होने का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है वो बांग्लादेश पे, हमारा पड़ोसी देश है। ग्रू फॉरेस्ट है, ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि पानी के नीचे आ जाएंगे सारा का सारा। पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है उसके बचाव से लगा के और ग्लोबल लेवल तक एफर्ट्स करने की जरूरत है। ये बहुत तेजी से तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ रही है। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं, टीवी पे खबरें देखते हैं, और आम जन भी इस चीज को समझता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मौसम में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और उसका एग्रीकल्चर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर कितना पड़ रहा है, इकोनॉमिकली भी हम एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भी जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, आज के दिन इसके फेसेस कैसे हैं, ट्रेंड कैसा है, पहले किस प्रकार के बदलाव आते थे जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते थे, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से हो रहा है। जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आदरणीय डॉक्टर महावीर सिंह जागलान। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, और आप ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आप चेयरपर्सन रहे हैं सर। और आपसे दिलचस्पी बात करने की मेरी इसलिए भी बड़ी है कि मैं भी एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ और एक अभी मैं फिलहाल पढ़ाता भी हूँ। एक कॉमन जो सवाल है ना वो यही है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है और किस प्रकार से हम समझे कि सर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वेदर और क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु जो है ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। जी सर। मौसम का अर्थ ये है कि आपके वायुमंडल की जो क्या अवस्था है, यानी कि उसमें कितना तापमान है उस समय, या ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, बादल छाए हुए हैं कि नहीं है, तो कितनी मात्रा में ये जो मौसम संबंधित जो एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा कितनी है किसी समय किसी स्थान पे, उसको हम मौसम कहते हैं। जी सर। और जलवायु का जो सबसे सिंपल जो परिभाषा जो हो सकती है वो ये है कि एक लंबे अंतराल में अगर हम मौसम का एक औसत लें तो उसको हम जलवायु कहते हैं। जैसे बात करते हैं कि इस स्थान पे किस तरह की जलवायु है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे तापमान जो है इस सीजन में इतने से इतने तक रहता है, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जो है वो इतने से इतनी तक रहती है, इस पीरियड में इतनी बरसात होती है। तो ये सारे एक लंबे औसत पे आधारित होते हैं, और इसके लिए हम एक समय भी निर्धारित किया है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने के अनुसार ये जो औसत है वो 30 साल या उससे लंबे समय की होनी चाहिए, उससे कम की क्या अगर औसत है तो उसको हम जलवायु की परिस्थितियों में गिनते नहीं हैं।
जिसमें तापमान है, ये प्रेसिपिटेशन जिसमें है। तापमान है, प्रेसिपिटेशन या वृष्टि या बरसात जो है, जो आप कह लीजिए है, वो है। उसके बाद आर्द्रता है, उसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है वायुमंडलीय, ठीक है। या बादल हैं या नहीं हैं, ये इस तरह की परिस्थितियां, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो क्लाइमेट के होते हैं। ठीक बात है सर। तो पुराने टाइम में क्लाइमेट चेंज के किस प्रकार के ट्रेंड थे सर, और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से? हम आज के दिन जो पीरियड में रहते हैं वो एक इंटरग्लेशिएशन पीरियड आप मान के चलिए। दो तरह के ट्रेंड आपके लंबे समय में ट्रेंड्स रहे हैं। एक काफ़ी लंबे समय तक जो कोल्ड फेज या जो शीत अवस्था बनी रहती है, पृथ्वी की सतह पे बनती रही है, उसको हम आइस एज भी कहते हैं। मतलब कि लंबे समय तक जो है बर्फ़ काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में जमी रही, और ग्लेशियर्स जो है जैसे जैसे धरती पे फैले तो उसको हम एक आइस एज के नाम से जानते हैं। तो उसको, या ग्लेशिएशन पीरियड जो है उसको कहते हैं। और उसके बाद ऐसे पीरियड आते हैं जिसमें ये जो बर्फ़ है ये पिघलनी शुरू हो जाती है, ग्लेशियर्स पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम इंटरग्लेशिएशन पीरियड कहते हैं। यानी कि ये एक वार्म फेज होता है। तो अगर आप आज के पीरियड को देखेंगे तो ये एक इंटरग्लेशिएशन पीरियड है। यानी कि आज से कोई 15,000 साल पहले तक पृथ्वी पे जो है ग्लेशिएशन, यानी कि यहाँ पे ग्लेशियर्स ने काफ़ी एक लंबा चौड़ा एरिया जो कवर किया हुआ था। जी सर। और ये जैसे ग्लेशियर्स पीछे हटने लगे, पिघलने लगे, तापमान बढ़ा, तो दरअसल हमारी खेती की जो शुरुआत है वो कोई 10,000 साल पहले से ही होती है। अच्छा। हाँ, उससे पहले में जो है जो होमो सेपियंस जिनकी जो प्रजाति है, जिसके कि हम जो वंशज जो हमारे थे वो खेती वगैरह नहीं करते थे। और ये जो वार्म पीरियड शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन यानी कि पशु पालना शुरू किया, और उन्हीं पशुओं को इस्तेमाल करके धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ी, तो किसी भी स्थान पे, बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहाँ पे ये संभव नहीं था कि वहाँ के जो प्राकृतिक जो संसाधन थे उनसे आप भोजन जुटा सकें। तो जाहिर है कि आपने उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ ऐसे जो पौधे आइडेंटिफाई करे, पहचान की उनकी, जो पहले ये माना जाता है कि आपने उनको संरक्षित किया, यानी कि बाड़ लगा दिया जिस इलाके में वो पाए जाते थे, बाद में आपने खुद बोने शुरू किए। तो ये बहुत पुराना नहीं है, मतलब हम एक इंटरग्लेशिएशन पीरियड में रह रहे हैं। तो देखिए, मानव इतिहास को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो बहुत महत्वपूर्ण जो है क्रांति रही हैं। एक तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, यानी कि खेती की जो शुरुआत होती है, जैसे मैंने बताया 10,000 साल पहले, और एक दूसरा है 18वीं शताब्दी में आके जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है। तो जब हमने खेती करना शुरू किया तो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो एक बहुत लंबे चौड़े स्तर पे नहीं था, उससे आपके जो पर्यावरण था उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, और वो पीरियड हम मोटे तौर पे जैसे 1750 के आसपास यूरोप में ये शुरू होता है, हमारे यहाँ तो बाद में आया है। तो उसके बाद का जो पीरियड है उसमें बहुत तेजी से जो है हमने जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, एक तरह से इंटरवेंशन उसमें शुरू कर दी। बिल्कुल सर। और जिसकी वजह से जो जीवाश्म ईंधन जो है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या जो नेचुरल गैस है, इनका जब से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स के इस्तेमाल से जो हमने एनर्जी के जो हमारे सोर्स बने, तो उसमें उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिलीज हुई, और ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती चली गई, तो वायुमंडल की जो आउटगोइंग जो रेडिएशन है, यानी कि जो ज़्यादातर इनकमिंग रेडिएशन है वो आपकी पृथ्वी तक पहुंचता है या वायुमंडल में आता है, उसको वायुमंडल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव्स में है। तो ये जो गैसेस हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके बाद आपकी मीथेन है, या आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो हम ऐड की गई, और इवन वाटर वेपर्स
अगर वाटर वेपर्स की मात्रा बढ़ती है तो वो भी एक अपने आप में ग्रीन हाउस गैसेज है। अच्छा। तो ये आउटगोइंग रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वापस उसका एक हिस्सा सरफेस की तरफ भेजते हैं और एक वापस जो है स्पेस को चला जाता है। ठीक है जी। तो जो वापस जो आने वाली जो एनर्जी है उसकी मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से आपका पृथ्वी की सतह का तापमान जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता हो गया, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग जिसको ये कहते हैं जी। ये मतलब यही वही है कि इसको हम सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे भाई गाड़ी खड़ी है हमारी गर्मी के टाइम पीरियड में, बाहर खड़ी है, शीशे बंद हैं, और 1 घंटे के बाद में जब हम कार में जाते हैं तो किस प्रकार का वहां पर उसका टेम्परेचर। जी बिल्कुल। ग्रीन हाउस का मतलब जो बोटनी के डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज में देखे होंगे आपने, उसमें जो ग्लास हाउस होता है जिसके अंदर हीट जा सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। तो इसी तरह से ये जो गैसेज हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये आने वाली जो हीट है उसको तो आने देती है लेकिन वापस एज इट इज उसको नहीं जाने एक बाधा पैदा जी करते हैं। और वो ज्यादा मात्रा में जब ऑब्जॉर्ब करने लग जाएंगे और वापस पृथ्वी की सरफेस को भेजना शुरू कर देंगे तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और इसका अगर दूसरा भी इसका एक और मैं पहलू बता देता हूं कि अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वायुमंडल में, इनकी मात्रा कम होगी जी सर, तो ग्लोबल कूलिंग भी होएगी। मतलब ठीक बात, ये तो क्योंकि कम मात्रा में जो वायु जो आपके एटमॉस्फेयर से जो है वापस सरफेस पे हीट आना शुरू कर देगी, तो वो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली जाती है। ये भी प्रॉब्लम। तो एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना, वो ही आपके किसी भी प्लानेट की जो है ना उसके तापमान को कंट्रोल करती हैं। आप जरा एक देखिए, जो हमारा सौरमंडल है उसमें जो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो बुध ग्रह है, लेकिन वो सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा तापमान है शुक्र ग्रह का, जो दूसरे नंबर पे है। ठीक बात है सर। वजह यह है कि बुध ग्रह की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ही कम, नगण्य है, जबकि जो वीनस है या शुक्र ग्रह है उसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कहीं ज्यादा है। तो आपके पृथ्वी की सरफेस की तापमान कितना होगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको निर्धारित करता है जी सर। कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक बात है सर। तो अगर आप बढ़ेंगे जिसका कारण जो है हम खुद हैं, तो जाहिर है कि तापमान बढ़ेगा। ठीक बात है, बहुत अच्छी। यानी कि इस फेज को हम कहें मैन मेड क्लाइमेट चेंज का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एंथ्रोपोजेनिक या मानवकृत जो है क्लाइमेट चेंज है। और इसको 1988 से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC ये है, ये मल्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसको मॉनिटर कर रही है। और इसकी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो 2022 में आई थी जी सर। और स्थिति ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि हम क्लाइमेट चेंज जो एवरेज टेम्परेचर है जो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीरियड से उसमें 1.5 डिग्री तक जो बढ़ेगा वहां तक रोक लेंगे। अच्छा, मैं एक बार यहीं पर रोक लेता हूँ सर। ये जो कई बार ये कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ में नहीं आता कि भी पृथ्वी का तापमान एवरेज इतना बढ़ गया है, इसका एक बार थोड़ा सा इसको बताएंगे सर। देखिए, एवरेज टेम्परेचर एक तो पृथ्वी का है जो हम लगभग 15 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का जो था कि 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी की सरफेस का तापमान है। अच्छा। और वो तापमान जो है वो अलग अलग लेटीट्यूड्स हैं, उसके टेम्परेचर का हम एवरेज करते हैं जी सर। तो चूंकि अब हमारे पास डेटा है, रिकॉर्डेड डेटा है, अब तो हमारे पास सरफेस का भी, पृथ्वी की लैंड सरफेस का भी है, ओशनिक सरफेसेस का डेटा भी है, हम और उसका तापमान को हम ज्ञात कर सकते हैं। आजकल तो हमारे पास रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं। ठीक बात। तो ये मैं औसत तापमान की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं बता दूं कि जो तापमान में जो बढ़ोतरी होने वाली है वो औसत नहीं होने वाली है। अच्छा सर। हाँ, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहां पे तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ेगा उसके कंपैरिजन में कि जो हम जो ट्रॉपिकल एरियाज में या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, यहाँ की तुलना में वहां पे तापमान जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अच्छा। क्योंकि कारण ये है कि जहां जैसे तापमान बढ़ेगा तो वहां पे वो जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं ये जो है बर्फ से घिरे हुए क्षेत्र भी हैं जो बर्फ के नीचे रहते हैं, तो बर्फ पिघलेगी तो
पृथ्वी का एक रिफ्लेक्शन भी होता है, ग्लो, जिसको एल्बिडो जो कहते हैं, तो उसमें बर्फ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो अगर बर्फ वहां पे पिघल जाएगी तो ज्यादा मात्रा में वहां हीट अब्जॉर्ब होगी, तो वहां टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। अच्छा सर, फिर यानी कि ये क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट भी होंगे कि भी उसके कारण क्या होगा? क्लाइमेट चेंज के तो रिजल्ट्स इतने बहाया हुआ है कि पीछे तो जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी आई है, और भी कई सारी स्टडीज आई हैं, वो ये बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है मैं आपको इसलिए मोटे तौर पे बता देता हूँ, क्योंकि जो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मिडिल और हाई लैटिट्यूड्स में है, जहाँ पे बहुत कम तापमान रहते थे, वहां तापमान अगर बढ़ेगा तो उनको उससे फायदा होगा, और जो हमारे यहाँ तापमान बढ़ेगा तो हमें उससे नुकसान होगा। तो उससे की वजह से ये माना जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें से 15 से 20% तक तो जीडीपी ऑलरेडी कम हो चुका है, और उनको उसका फायदा हो रहा है, उनको बढ़ोतरी हो रही है। सही बात। वो एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है, अगर ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो हम फिर कभी अभी तक हम इसको यही मानते हैं कि जब किताबों में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि इसके असर क्या क्या पड़ेंगे, है ना सर? ये अमूमन जैसे आप बताते हो कि भाई सी लेवल बढ़ जाएगा, किस प्रकार के कुछ दो चार जैसे सर कैसे क्या होता है? पानी की मात्रा जो है वो पृथ्वी पे तो एक ही है, तो अगर जब ठंड बढ़ती है, यानी कि जब ग्लेशिएशन होता है, जब कोल्ड फेज जब आती है, तो जाहिर है कि ज्यादा बर्फबारी होती है, और उसकी वजह से ग्लेशियर एक्सपेंड होते हैं, और ज्यादा पानी जो है इवोपरेट हो गए समुद्रों से, सागरों से, वो आपके आसमान के जरिए जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, तो वो स्थल पे ज्यादा पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपका सी लेवल जो है वो नीचे होता चला जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जब तापमान बढ़ेगा तो वही जो जल जो स्टोर्ड है आपके क्रायोस्फीयर में, या जो आपके जो पहाड़ों पे जो आपके ग्लेशियर्स हैं या जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। जब वो पिघलेंगे तो पानी बह के कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। दूसरा एक और वजह है कि जब पानी का तापमान बढ़ेगा तो इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो जाहिर है कि उसकी वजह से भी उसका जो सी लेवल जो है राइज होगा, और सी लेवल राइज होने का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है वो बांग्लादेश पे, हमारा पड़ोसी देश है, उस पे होने वाला है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस चीज पे निर्भर करेगा कि आपका जो कोस्टल एरिया जो है ना, जो तटीय क्षेत्र हैं, उनकी जो ढाल कितनी है। मान लीजिए जिन एरियाज में स्टीप मतलब थोड़ी सी स्लोप जो स्टीप है ना, तीखी ढाल है, तो वहां पे पानी ज्यादा नहीं चढ़ेगा, लेकिन जहां पे बहुत ही जेंटल स्लोप है तो वो बहुत अंदर तक पानी जाएगा। सही कह रहे हो सर। तो इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान जो है होने वाले जो देश है उसमें बांग्लादेश आता है। अच्छा। और इंडिया का सर जैसे देखें तो वर्ल्ड में जो इंडिया का 18वां नंबर है, मतलब कितना एरिया अफेक्ट होगा, पानी के नीचे डूबेगा उसके लिहाज से जो है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे भी ये जो तटीय क्षेत्र हैं जिसमें महाराष्ट्र का, गुजरात, गोवा, और ये जो एरियाज हैं, या फिर तमिलनाडु, ये कई सारे जो एरियाज हैं जहाँ पे इसका असर हो गया। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पानी के नीचे आ जाएंगे सारा का सारा एरिया। अच्छा, एक जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा सर फिर जैसे इसका, और क्या पड़ रहा है, अभी भी पढ़ना शुरू हो गया सर? जैसे देखिए एग्रीकल्चर पे अगर मैं भारत के संदर्भ में ही बात करूं तो हमारे यहाँ पे मोटे तौर पे 2 सीजन है, एक तो खरीफ है और दूसरा रबी है। तो खरीफ में हमारी जो बरसात होती है वो मानसून से होती है, और रबी सीजन में जो उत्तरी पश्चिमी भारत है उसमें बरसात जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो होती है। ठीक बात है। तो अगर हम इनको 2 अलग अलग तरीके से देखें, क्योंकि ये 2 अलग जो क्लाइमेटिक सिस्टम है उससे रिलेटेड है, दोनों अलग सीजन में। तो जैसे अगर आप विंटर में लें, रबी सीजन में अगर आप लें, तो रबी सीजन में अभी जो हो रहा है, जो ट्रेंड देखने को ये मिल रहा है, एक तो ये है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ये पहले नवंबर वगैरह में शुरू हो जाते थे, नवंबर दिसंबर में। दिसंबर में 2 से 3 डिस्टर्बेंस होते थे, और उत्तर पश्चिमी भारत में काफी इलाके में ये बरसात करते थे, जिसको माउट भी बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। और जो पहले हमारी जो खेती जो बिना
सिंचाई के जो होती थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करता था। सही कह रहे हैं सर। आज भी करता है, आज भी करता है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कुछ सालों से कि नवंबर और दिसंबर में इनके जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, वो घट रही है, यानी कि कम आ रहे हैं। ओके सर। और ये एक तरह से शिफ्ट हो रही है कि ये जनवरी ऑनवर्ड और खासकर मध्य जनवरी से के बाद जो है ये ज्यादा आ रहे हैं, और ये आपके मई तक आगे उस तरफ जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक तरह की शिफ्ट है उधर, आप देख सकते हो। ये जो 2 महीने का गैप काफी है सर। हाँ, ये गैप काफी है, और इसका एक जो पहलू है वो ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ जो आते थे, जो उत्तरी पश्चिमी भारत में इवन राजस्थान तक का भी काफी एरिया कवर करते थे, ये मध्य प्रदेश तक भी इनका इम्पैक्ट होता था, ये अब घट रहा है। अच्छा। ये ऐसे लग रहा है कि ये उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ज्यादा हिमालय के ऊपर से गुजर रहे हैं, हिमालय के दक्षिण की बजाय। यानी कि तो हरियाणा और ये जैसे जो एरिया है हमारा, ये इसमें थोड़ा सा छूता रह सकता है। जी जी बिल्कुल। इसमें जो है आने वाले टाइम में ये जो विंटर की जो बरसात है ये कम हो सकती है। एक तो सीजन में शिफ्ट हो रहा है, और दूसरी इसमें मात्रा में जो है कमी होती नजर आ रही है। ठीक बात है सर। और एक और जो खास फर्क जो आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा कि कुछ साल ऐसे भी रहे हैं बीच में जिसमें फरवरी के एंड से लगा के मार्च में बहुत तेजी से तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर ये तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है तो ये जो रबी की फसलें हैं, खासकर गेहूं के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो दाना जो है पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा और उसका वेट कम हो जाता है, और उस पैदावार जो है उसमें घटना शुरू होती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें मानसून वाला जो पीरियड है, मानसून वाले पीरियड में भी कई सारे बदलाव देखने को जो है आप देख रहे हैं कुछ सालों से। ये है कि एक तो मानसून की बरसात जो है वो बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा हो रही है। जी सर। यानी कि जो इसको हम कहते हैं हैवी प्रिसिपिटेशन इवेंट्स, यानी कि बहुत भारी बरसात हो रही है, एकदम से बरसात हो रही है, और किसी एक इलाके में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, दूसरा सूखा है। तो ये एक इस चीज का, और दूसरा ये देखें आपने जो हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इसमें जो उसमें बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, यानी कि बादल फटने की जो घटनाएं जो है वो बहुत बढ़ रही हैं। ये क्यों हो रहा है सर? जैसे ये इसलिए हो रहा है कि वायु में जो है आपकी आर्द्रता बढ़ रही है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ रहा है तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ज्यादा जल जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में जा रहा है। ठीक है। तो वो अगर बहुत ज्यादा जल वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है तो वो या तो एक स्थान पे, जैसे अगर वो डिप्रेशन के रूप ले लेता है तो एक ही स्थान पे बहुत ज्यादा बरसात इवन मैदानों में भी हो जाती है। लेकिन पहाड़ों में इसकी संभावना इसलिए ज्यादा बन जाती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ी ढलानों के साथ बहुत तेजी से हवा ऊपर चलती है, और खासकर कुछ ऐसी स्थिति बनती है, कुछ ऐसी घाटियां हैं जिसमें वो बहुत तेजी से हवा ऊपर उठती है, और जिसकी वजह से इतनी तेजी से ऊपर उठ रही है कि बादल बनने की जो प्रक्रिया है और जो बरसात होने, ये दो अलग प्रक्रिया हैं, वो दोनों लगभग एक साथ हो रही हैं, और जो जितना भी जल है वो बहुत ही एक सीमित एरिया में यूं का जो ऊपर से नीचे आ जाता है, यानी कि वो जिसको हम बादल फटना कहते हैं, जिसको बादल फटना आप कहते हैं। बात है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे सर इस पे पढ़ते भी हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, वो चेक कैसे भी हो रहा वो एक अलग बात है, और बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, डिसीजन भी लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अब जरूरत क्या है? क्योंकि अब है ना, जरूरी भी है और मजबूरी भी है, नहीं तो आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज, जलवायु बदलाव एक ऐसा विषय है जिस पे हमें स्थानीय लेवल से लगा के और ग्लोबल लेवल तक एफर्ट की जरूरी है। यानी कि हम जो अपनी तरफ से एफर्ट्स करके किसी तरह से मतलब जो आपका पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है उसके बचाव से लगा के और ग्लोबल लेवल तक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। यानी कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, वैसे एक इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है जी सर, और ये ही सबसे एक विश्वसनीय जो है संस्था है दुनिया की, जो हमें आंकड़े उपलब्ध करवा रही है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह से बदलाव हो रहा है,
किस एरिया में इसका कितना जो इम्पैक्ट है वो पाया जा रहा है और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट रिपोर्ट थी वो 2022 में आई थी और उसके अनुसार जो है हमारा जो तापमान में जो वृद्धि है वो हम अभी 2035-36 के आसपास तक वो लगभग प्री इंडस्ट्रियल जो स्टेज जो थी, यानी कि जो औद्योगिक टाइम था उस टाइम जो एवरेज औसत तापमान था उससे लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अच्छा, लगातार बढ़ रहा है। और ये जो बढ़ने की गति है वो सबसे ज्यादा जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद, यानी कि जो दूसरा हाफ है आपकी 20वीं शताब्दी का, जहां बहुत तेजी से विकास हुआ इंडस्ट्रीज का, डेवलप्ड कंट्रीज में भी डेवलपिंग हुआ, उसमें बहुत तेजी से हुआ है। उससे पहले इतना तेज नहीं था, अब बहुत तेजी से तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये 1988 में IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसका निर्माण किया गया, बनाई गई थी ये। और इसका मकसद यही था कि ये इसको मॉनिटर करेगी और आपके सामने आंकड़े रखेगी। उसके आधार पे जो दुनिया की सरकारें जो है वो इकट्ठा होकर फैसला लेंगी कि किस तरह से हम ये क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहा है उसको एक स्तर पे जाके हम रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक बात है। इसमें दो फैसले जो मैं बहुत महत्वपूर्ण है उनका नाम बताता हूँ। एक तो था क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जापान में जो हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में जो मोटे तौर पे जो समझौता हुआ था वो ये था कि जो विकसित देश हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा प्रदूषित कर चुके हैं, बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस जो है अभी छोड़ रहे हैं और वो उनको कंट्रोल करना है। और दूसरा ये है कि एक ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और कम से कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज का विसर्जन हो। ठीक है। और दूसरा ये था कि हम ऐसी एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बढ़ावा देंगे और वो उस टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड कंट्रीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे। अच्छा। ताकि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अमेरिका ने उसको रेटिफाई करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि इससे हमारा नुकसान ज्यादा होगा, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक बात है। दूसरा जो एफर्ट जो हुआ वो पेरिस एग्रीमेंट के रूप में हुआ। अच्छा। जो पीछे 2016 में ही हुआ था। अच्छा। पेरिस एग्रीमेंट वाला जो मसौदा है उसमें वो बहुत लचर है क्योटो प्रोटोकॉल की तुलना में। अच्छा। क्योंकि उसमें जो विकसित देशों की जो जिम्मेदारी थी ना वो उसके जिक्र नहीं होता है। अच्छा जी। वो कहा कि सभी देश उसमें हम वो करेंगे। तो उसमें हालांकि वो लचर इसलिए है कि उसमें बहुत सारा धन चाहिएगा उसमें, तो वो कहाँ से मोबिलाइज किया जाएगा उसके ऊपर कोई विशेष वो नहीं था। हालांकि उनका ये मानना था कि हम किसी भी हालत मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही कंट्रोल में रखेंगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे तापमान को, और एट द मोस्ट मैक्सिमम जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक मतलब एवरेज जो टेम्परेचर है उससे ऊपर हम किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। अदरवाइज ये सारा बेकाबू हो जाएगा और हमारा जो आज की जो सिविलाइजेशन है उसके लिए पूरा एक खतरा पैदा हो जाएगा। बट उसमें भी यही है कि दोबारा से जो अमेरिका ने और खासकर ट्रंप ने आने के बाद तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा काम बिजनेस करना है जो है। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सिर्फ ये नहीं है कि कंसेंसस होगा देशों में इसको करने के लिए, दूसरा उसमें ये है कि वो धन भी जुटाया जाएगा और वो टेक्नोलॉजी भी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें जो विकसित देश थे उन्होंने बहुत तत्परता से काम किया था। वो था जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है उसका CFC एक ऐसा एलिमेंट है जो पूर्ण रूप से मानवकृत है। ठीक है,
तो ये जो गैसेस हैं, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए, एसीज में ये यूज होती है, जो गैस जिसको हम कहते हैं ना आमतौर पे कि वे गैस इसकी निकल गई, ये जो गैस है ये सीएफसी जो है वो प्रोड्यूस कर दी थी। और सीएफसी जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना ज्यादा मतलब रेडिएटिव फोर्सिंग है, यानी कि उससे तापमान बढ़ सकता है। तो हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम है। तो इसका एक इम्पैक्ट सीएफसीज का ये भी था कि ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर जी जी उसको छीन कर रही थी, उसको हास कर रहे थे, उसमें उसके डिप्लीशन कर रही थी। ओके सर। तो 1987 में ही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फटाफट इस चीज पे एग्री हो गए कि भी हम इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी करेंगे, सीएफसीज को कंट्रोल करेंगे। और सीएफसी की जगह हम एचसीएफसी से उसको रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में वो इसलिए हुआ था कि उनको ये लगा कि अगर सीएफसी बहुत ज्यादा रिलीज होती है वायुमंडल में और उससे ओजोन डिप्लीशन होता है, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में होगा। अच्छा। मैं आपको कह रहा था ना कि डेवलप्ड कंट्रीज में और इसमें फर्क ये है कि जो ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में है, और अगर ओजोन डिप्लीशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा वहां पे होगा, हमारे ऊपर नहीं होने वाला। हमारे ऊपर तो उसके बाद भी एक मोटी लेयर बनी रह सकती है। अच्छा। हाँ, उसका सबसे ज्यादा तो वो उसके लिए तैयार हो गए। लेकिन अब चूंकि एक चीज हमें ये देखना है कि अभी जो मैंने बताया ना कि कुछ ऐसी स्टडीज आई हैं जो कह रही हैं कि जो मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों को तो उल्टा फायदा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि तापमान बढ़ने से वहां बहुत नीचे तापमान है, जैसे कनाडा है, अलास्का है ना, साइबेरिया है, ये तो ऐसे, या जो नॉर्वे, स्वीडन, ये वाला जो इलाका है, यहाँ तो बहुत कम तापमान रहता था। तो यहाँ पे अगर 2 डिग्री सेल्सियस तो नहीं ज्यादा बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ भी गया तो उनको तो फायदा हो रहा है उसका। हमें इंडस्ट्री से लगा के ट्रांसपोर्टर तक ग्रीन एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करना होगा कि जिसमें जीवाश्म ईंधन का सबसे कम प्रयोग हो। इसके ऊपर किसी तरह से कंट्रोल करना होगा। ये मौसम चक्कर जो है ये एक्चुअली ये ग्लोबल है। हाँ। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्लाइमेट चेंज एक अपने आप में इस सदी का, या हम कहें कि भाई 1950 या 60 के बाद से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मौसम वैज्ञानिकों की है, और आम जन भी इसको लेकर के काफ़ी चिंता में है। इसके आंकड़े जब देखते हैं तो आंखें खोलने वाले और चौंकाने वाले होते हैं कि ये हर एक टाइम पीरियड के बाद में किस प्रकार के चेंजेस हम देखने को हमारे सामने आते हैं। तो आदरणीय MS जागलान जी ने इतने अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, मुझे लगता है कि ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो किस प्रकार से, जैसे भी कई जगह पर साफ तौर पे ट्रेंडेड देखने को मिल रहे हैं, ये एक्चुअली कुछ और फैक्टर भी हैं जो मॉनसून को कंट्रोल करते हैं। एक और है जिसको 40 mg ऑसिलेशन या 40-50 ऑसिलेशन हम कहते हैं। अच्छा। तो अगर वो एक तरह की वेव है जो हिंद महासागर में पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। तो बहुत बार ये देखा गया है कि जब मॉनसून विड्रॉ करने वाला हो और अगर वो वेव यहाँ से गुजर रही है तो मॉनसून को दोबारा रीएक्टिवेट कर देती है। अच्छा सर। और उसकी वजह से दोबारा से जो मतलब मॉनसून की एक्टिविटी जो है वो और तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ये देखा गया है कि लेट सितंबर या अक्टूबर में जो बरसात होती है वो एमजे ऑसिलेशन के साथ जुड़ी हुई है। और एक और फैक्टर है जिसको इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले हम सीधा मॉनसून को ये मानते थे कि ये तापमान में अंतर की वजह से जो स्थल और जल में उसकी वजह से ये बनती है और ये उसके बाद वो कम हो जाए तो हो जाए। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई बार वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में भी कार्य करते हैं। तो फाइनली जो आउटकम ये है वो ये होता है कि कौन सा फैक्टर कितना किसके खिलाफ जा रहा है, या कुछ फैक्टर्स ऐसे कंबाइन करके जो एक तरह की एक दिशा में जब चलते हैं तो या तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा बरसात कर दें, या हो सकता है एक पूरे का पूरा जो है वो ड्राई निकल जाए। 1988 के से 1987 का अभी तक का जो मेरी मेमोरी में जो सबसे भयंकर अकाल सूखा था जो 1987 का, 2002 में भी सूखा था, लेकिन 87 जैसा सूखा मैंने आज तक नहीं देखा मेरी मेमोरी में। हाँ,
तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक तरह से कंबाइन करते हैं, वो किस दिशा में कंबाइन करते हैं वो उस पर निर्भर सही करता है। बात है। एक कॉन्सेप्ट और सर, जैसे अक्सर ये माना जाता था कि भाई अरावली हिल्स है और इसके कारण आधा राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो सूखा रह जाता है, अछूता रह जाता है मानसून से, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी काफी अच्छी बारिश हो रही थी। और पहले हम जैसे हमारी जो टेक्स्ट बुक थी उसमें तो टिपिकल ये बताया जाता है कि अरावली जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अरावली का अपना एक रोल है, उसमें पीछे एक डिबेट भी रही है, उसमें वो मरुस्थल को भी रोक रहा है, वो सारी चीजें हैं। अरावली जो है अपने आप में कि इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्टर्ली है, उसकी वजह से इस एरिया में बरसात कम होती है। जितने महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में डेजर्ट पाए जाते हैं और थार डेजर्ट की भी लोकेशन वही है। तो अरावली जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो सबसे पुरानी जो फॉर्मेशन है हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी फॉर्मेशन है, उसका अपना एक रोल है, मिनरल्स हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं। ये जो पश्चिमी राजस्थान यानी कि थार डेजर्ट की लोकेशन, एक तो लोकेशन ये है कि ये पश्चिमी भाग में पाया जाता है और सारे के सारे जो डेजर्ट्स हैं ना वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उसका कारण ये है जो मोटे तौर पे कि जो सब ट्रॉपिकल हाई जिसको हम कहते हैं ना उच्च अक्षांशीय जो बेल्ट जो बनती है वो सबसे ज्यादा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में और महासागरों के पूर्वी भाग में सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है ये। अच्छा सर। ठीक है, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा वायु नीचे बैठती है। ओके सर। ठीक है, नीचे बैठने से हाई प्रेशर बनता है। तो राजस्थान की जो एरिडिटी है उसका कारण ये है कि यहाँ पे वायु ऊपर से नीचे बैठती है और ये नीचे से वायु को ऊपर नहीं उठने देती है, तो एक तरह से कैपिंग है। तो अगर एक लेवल से ऊपर वायु नहीं उठेगी तो उसमें एडियाबैटिक कूलिंग नहीं होगी, उससे बादल भी नहीं बनेंगे, बरसात भी नहीं होगी। अच्छा। थार डेजर्ट जो है दुनिया के सबसे ह्यूमिड जो डेजर्ट्स में से, यानी कि ह्यूमिडिटी की मात्रा काफी पाई जाती है यहाँ, लेकिन उसके बावजूद बरसात नहीं होती। वजह यह है कि ऊपर कैपिंग है, ऊपर से वायु नीचे बैठ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो एक लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएगी जी, उसकी वजह से हेरिडिटी। अच्छा। जहां तक अभी क्या हो रहा है कुछ सालों से, उसमें एक जो मॉनसून की जो ट्रफ है वो साउथ की तरफ शिफ्ट कर रही है। अच्छा। और उसकी लोकेशन जो है पेशावर से लगा के और भुवनेश्वर तक इस तरह से जो बनती थी, वो हम उसकी जो औसत जो स्थिति है वो लगभग साउथ को शिफ्ट कर रही है। और इस साल आपने देखा होगा, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ एक्चुअली साइनोप्टिक क्लाइमेटोलॉजी को, जब मॉनसून में खासकर, तो ये साउथ को शिफ्ट कर रहा है। अच्छा। और साउथ को शिफ्ट करने की वजह से जो डिप्रेशंस बे ऑफ बंगाल में बनते हैं उस एक्सिस के साथ साथ जो मूव कर रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, पंजाब हरियाणा की तरफ मुड़ने की बजाय वो सीधे गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से उधर से जा रहे हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में ज्यादा बरसात हो रही है। ठीक बात। तो जितनी ज्यादा शिफ्ट करेगी ये तो उसका ये असर है। ठीक बात है, सही। और ये एक इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का हो सकता है। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के सर ने बहुत अच्छे से बताया। सर, इतनी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। नमस्कार सर।